नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धनंजय, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन बेबीलोन हॉस्पिटल में हूँ जयपुर में। आज हम आपको बताएंगे कि बच्चों को होने वाले बार बार खांसी जुकाम होते हैं, सांस भरते हैं, नाक बंद होती है, तो ऐसा क्यों होता है, इससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं, कैसे इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो आपको पता होगा कि जब बच्चे छोटे होते हैं उनको बार बार खांसी जुकाम होता है, बार बार डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। तो खांसी जुकाम के बहुत सारे कारण होते हैं, उसके साथ साथ जैसे बुखार है तब तो कोई इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन नहीं है तो एलर्जी हो सकती है। तो लोग कहते हैं कि सब बार बार खांसी जुकाम होते हैं तो अस्थमा हो गया। तो अस्थमा क्या है? अस्थमा है कि जब बच्चे को एलर्जी होती है, एलर्जी से सांस की नली सिकुड़ती है और उससे जो सांस में तकलीफ होती है उसको अपन अस्थमा या एलर्जी बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? जैसे ये जैसे मॉडल है, ये सांस की नली होती है, ये पूरी सांस की नली है। इसमें नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उनकी सांस की नली नाक से लेके और लंग्स तक इस तरह की अंदर की लेयर होती है, तो जो बच्चा आराम से इसमें से सांस ले रहा होता है। लेकिन जैसे ही जो बच्चे एलर्जिक होते हैं उनके अंदर की लेयर, जैसे नाक अपन ऊपर खोल के देखेंगे तो उसमें रेडनेस होगी, तो ऊपर की जो अंदर की लेयर है वो इस तरह की रेड होगी नाक से लेके और लंग्स तक। तो जैसे ही मौसम चेंज होता है, धूल होता है, धुआं होती है, या कोई खाने पीने में कोई एलर्जी है, तो 3 तरह की रिएक्शन होती हैं। एक रिएक्शन तो होती है जैसे सांस की नली एकदम सिकुड़ने लग जाते हैं, तो जो एक सांस की नली है सीधी होनी चाहिए और खुली होनी चाहिए, वो एकदम से सिकुड़ने लग जाती है। दूसरा, सांस की नली सूजन बढ़ जाती है, तीसरा कफ बनने लग जाता है। तो जैसे ही ये रिएक्शन होती है, कुछ खाने पीने में एलर्जी होती है, तो जो बच्चा इसमें से सांस ले रहा होता है वो बच्चा इसमें से सांस लेने, तो जैसे ये वाली कंडीशन आती है वैसे ही बच्चे की सांस तेज चलने लग जाती है, बच्चा खांसने लग जाता है। तो उस वक्त अपने को 3 ही तरह की दवाई देनी होती है। एक तो नली खुलने की दवाई, सांस की नली सूजन कम करने की दवाई, और तीसरा कफ नहीं बने या बने तो पतला होकर निकल जाए। इस तरह की 3 तरह की दवाई होती है। तो एक तो तरीका होता है कि उसको ट्रीटमेंट दो, दूसरा इससे बचाव कैसे करें। तो ट्रीटमेंट के लिए 3 तरह की दवाई होती हैं, चाहे तो वो गोली के रूप में, मुंह की दवाइयों के रूप में दें, या अपन उसको डायरेक्ट सांस की नली में दें। तो मुंह से गोलियां देते हैं, उसके डोजेस 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 50 टाइम्स ज़्यादा होती है। डायरेक्ट देने में 2 तरह से दे सकते हैं, या तो अपन नेबुलाइजेशन के थ्रू दें। तो नेबुलाइजेशन क्या होता है कि जो भाप बनाते हैं दवाइयों की बड़ी मशीन होती है, इलेक्ट्रिक से चलती है, उसमें से भाप बनती है, भाप सांस की नली में जाती है, वो दवाइयाँ वहाँ पे डिपॉजिट होती हैं, उससे वो जो रिएक्शन है कि लंग खुलना है, सूजन में कमी आना है, कफ कम होना है, वो सारी चीज़ें होती है। ये सब चीज़ें तो हॉस्पिटल सेटअप में हो सकती है, लेकिन अभी जो नए स्पेसर आते हैं, इनहेलर आते हैं, आपने सुना होगा इनहेलर के बारे में, या जो कहते हैं कि उसको पफ होते हैं, ठीक है। तो पफ में भी दवाइयाँ वही रहती है, चाहे अपन मुंह से दें, चाहे नेबुलाइजेशन से दें या पफ से दें, दवाइयाँ वही रहती हैं। पफ का ये फ़ायदा है कि आप अंदर एक दवाई दबाने से सीधे लंग्स में जाता है, लंग्स में जाने से क्या होगा कि इमीडिएटली तो इफेक्ट आएगा, सूजन कम होगी और बच्चा इमीडिएटली फ़ायदा होगा। अदरवाइज जो मुँह से दवाइयाँ देंगे वो दवाइयाँ 10-20 टाइम्स ज़्यादा देनी पड़ रही है, तो वो पहले स्टमक में जाएंगी, लिवर में आएंगी, लिवर से ब्लड में आएंगी, फिर लंग्स में पहुंचेगी, तो टाइम भी ज़्यादा लगने वाला होता है, प्लस उसका इफेक्ट भी थोड़ा धीरे से आता है, और क्योंकि लिवर और ब्लड में होते हुए आते हैं तो साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए एक गोली 2 मिलीग्राम की या 4 मिलीग्राम की गोली करीब 20-30 टाइम्स ज़्यादा होती है। इसलिए अपने को पफ बहुत क्योंकि लंग्स में डायरेक्टली इफेक्ट आता है, कोई ब्लड में जाता नहीं है, एग्जॉशन होता नहीं है, तो ये सारी चीज़ें फटाफट काम करती है। तो अपने को इस चीज़ से नहीं घबराना चाहिए कि भाई आदत तो नहीं पड़ जाएगी इस चीज़ की, तो आदत कभी नहीं होती है, तो इमीडिएटली बच्चे को रिलीव करना होता है। तो ये तो हो गया ट्रीटमेंट वाला पार्ट। यदि बच्चा तकलीफ में है तो अपने को यही 3 तरह की दवाई देनी पड़ेंगी, लंग्स को खोलने की, सूजन कम करने की और कफ पतला करने की। अब ये तो हो गया ट्रीटमेंट के बाद, लेकिन जनरली क्या होता है कि जैसे ही हम दवाइयाँ देते हैं ना, जैसे दवाई दी, 3 तरह की दवाई दी, तो ये दवाई यहाँ तक फ़र्क आएगा, 3-4 दिन में जैसे ही दवाई चलेगी यहाँ तक दवाई आएगी। दवाई देने के बाद बच्चा बिल्कुल नॉर्मल लगेगा, फिर दवाइयाँ बंद कर देते हैं। दवाइयाँ बंद करने के बाद फिर वापस जैसे 10-8 दिन के बाद वापस खांसी जुकाम हुआ, मौसम बदला, धूल धुआं वटेवर जो भी कोई
तकलीफ हुई ना खाने पीने में, तो एकदम से फिर रिएक्शन होगी, फिर वही दवाई देनी पड़ेगी, फिर बच्चा तकलीफ में आएगा, फिर दवाई देते हैं, 4-5 दिन में फिर फर्क आ जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि इस कंडीशन पहुंच जाए रादर देन इस कंडीशन से। तो इस कंडीशन से पहुंचने के लिए सिर्फ हमें सूजन वाली दवाई है वो 2-2.5 महीने लगातार देनी पड़ती है। उससे वो डिसेंसिटाइज होके और बार बार खांसी जुकाम, जैसे बच्चा भागता है तो सांस चढ़ जाती है, रात को सोता है सोते सोते खांसी बढ़ जाती है, सुबह के टाइम ज़्यादा खांसी आती है। तो ये सब चीज़ें बचाने के लिए अपने को डिसेंसिटाइज करना होता है। डिसेंसिटाइजेशन के लिए जो सूजन वाली दवाई है वो अपन इसको 2-2.5 महीने लगातार देते हैं। अब सॉरी, तो अब वो जो दवाई नाक में है तो नेजल स्प्रे आते हैं इस चीज़ के लिए। तो नेजल स्प्रे 2 वीक्स देते हैं। नेजल स्प्रे देने से यहाँ पे जो रेडनेस है नाक के अंदर वो कम हो जाएगी तो मौसम बदलेगा, धूल धुआं कुछ होगा तो एकदम से सांस नहीं उखड़ेगी। ऐसे ही पफ आते हैं, पफ देते हैं, लंग्स में सीधा जाता है, तो लंग्स में जाने से वो धीरे धीरे सांस की नली एक्लिमेटाइज होती है और सूजन कम हो जाती है। सूजन कम होगी तो बार बार जो खांसी की फ्रिक्वेंसी है वो कम होती चली जाएगी। हमें ये अच्छी तरह समझना चाहिए कि इन चीज़ों से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि दवाई सिर्फ सीधे सांस की नली में जा रही है, ना कि ब्लड में या बॉडी में। तो ब्लड या बॉडी में नहीं जा रही है तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे। ये तो जब बच्चे को तकलीफ है उसका ट्रीटमेंट पार्ट है। अब हम कैसे बचा सकते हैं इसको? तो बचाने का क्या होता है कि इसके कारण होते हैं कि भाई क्यों हो रहा है ये, बच्चे को बार बार खांसी क्यों हो रही है, बार बार नाक बंद हो रही है, मुंह खोल के सांस ले रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें क्या है कि अपने को प्रिवेंशन रखना है कि ये मानो किसी को धूल है, धुआं है, घर में कोई स्मोकिंग कर रहा है, या रात को सोते समय बेडशीट वगैरह चेंज करें जिससे कि धूल वगैरह से बचें। या जहाँ भी पॉलन्स आ रहे हैं, जैसे मार्च अप्रैल में ज़्यादा होता है या सितंबर अक्टूबर में ज़्यादा होता है, तो पर्टिकुलरली वो जो धस आती है, जो जलने से जो पराग बनते हैं, वो सारी चीज़ों की वजह से अस्थमा बढ़ जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये सब चीज़ें से बचो। अब बचना कैसे है भाई? रात को सोते समय बेडशीट चेंज करो, ठीक है, और घर में कोई स्मोकिंग नहीं करे, घर में कोई धूल नहीं हो। जब पोछा लगाएं तो गीले कपड़े से पोछा लगाएं, थोड़ी देर पंखा चला दें जिससे धूल ना उड़े, ठीक है। या जहाँ पे बाग में जा रहे हैं या सुबह घूमने जा रहे हैं तो वहाँ पे नए प्लांट्स उग रहे हैं या नए फूल वगैरह उग रहे हैं, उनके जो पॉलन्स होते हैं उनकी वजह से भी अस्थमा होता है। या कोई खाने से, किसी को फ्रिज में रखी हुई चीज़ें मत दो, फ्रिज में बाहर रख के फिर चीज़ें देना शुरू करो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें लेकिन बहुत मायने करती है। लेकिन ये सब चीज़ें क्या है, सबके लिए कॉमन नहीं हो सकती। तो हर बच्चा अपने आप में अलग एलर्जी या अलग तरह की परेशानी होती है। तो हमें क्या करना है कि उसको बचाना है। इस तरह के बहुत सारी वो परेशानी हैं जिससे हम बच सकते हैं। इस तरह के कोई भी सवालों को आप हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और हमें डायरेक्टली फ़ोन कर सकते हैं। हम डायरेक्टली आपको इसके जवाब देंगे। धन्यवाद।